ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्टदेव का ध्यान धर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोन द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य की भांति 5 भागों में प्रस्तुत हुआ करता है और इसके पहले भाग का कुछ अंश का लघु रूप अब अलग से लघु पंचांग के रूप में, जो आपके सुझाव के अनुरूप है, अलग से प्रस्तुत किए करते रहे। इसमें डेटा जो भी लिए गए दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से सफलपूर्वक पहुंचा पाने में हम समर्थ हो। तो चलिए पंचांग के प्रति, दैनिक पंचांग के पहले भाग में चले। इसके पूर्व पंचांग की सूची, इस भाग में किस बात कौन सी चर्चा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं और फिर पंचांग की महत्ता को पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यह दैनिक पंचांग 5 भागों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित है और इसी पहले भाग का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु रूप अलग से प्रस्तुत करते रहे। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध रखता है। चंद्रमा स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में है जन्म कुंडली में, और आज जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, उसके दोनों को तालमेल कर आपका आज का दिन क्या संकेत दे रहे हैं, शुभता कैसी, और इसे तारा बलन कहते हैं। मूलतः चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में यह नौतारा चक्र पद्धति पर यह आधारित है। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो यह तारा बलन कहलाता है और नौतारा चक्र पद्धति पर जब देखते हैं तो जातक के जीवन के बारे में पूर्व की अवधि या पूर्व ही आभास उसको देता है, पूर्व ज्ञान देता है, पहले से यह संकेत देता है कि कौन सी अवधि अच्छी होगी, कौन सी अवधि खराब होगी, कौन से ग्रह उसके अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब है, किस नक्षत्र का व्यक्ति उनके लिए अच्छा है, कौन से नक्षत्र का व्यक्ति उनके लिए खराब है, जातक के जीवन के लिए। तो विस्तार से चर्चा प्रस्तुति में करेंगे। यह ताराबलन दूसरा भाग। तीसरा भाग जन्म राशि से संबंधित है। चंद्रमा जिस राशि में स्थायी रूप से जन्म कुंडली में है और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसके अनुसार कैसे संकेत है। शुभता किन किन राशि वाले जातकों, इस पर चर्चा। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से है, जो शुभ और अशुभ काल बताता है किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह कार्य दैनिक हो या विशेष कार्य। काफी उपयोगी प्रस्तुति है यह भी। और पांचवा भाग अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त चर्चा, परिचय, और आज का अंक क्या कहता है, विभिन्न तिथियों को जन्मे जातकों के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं, संकेत क्या मिल रहे हैं, यह चर्चा अंक ज्योतिष। इस प्रकार प्रत्येक भाग पहला से पांचवा, जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी तरह यह दैनिक पंचांग का 5 भाग है। हर भाग उपयोगी है। उंगली में जैसे, हाथ में जैसे 5 उंगलियां होती है, उसी तरह ही हमारे दैनिक पंचांग के 5 भाग, और सभी मिलकर एक पंचांग बनाते हैं और एक काफी ज्ञानवर्धक उपयोगी है। इसलिए आप इसमें बने रहें, अंत तक नहीं जाइएगा। तो चलिए आरंभ करते हैं पंचांग की महत्ता पर। पंचांग शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम जरूर है,
किंतु यह वहीं तक सीमित नहीं है। यह व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए पंचांग के जीवन में भूमिका को देखते हुए आइए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाएं। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग प्रस्तुति को, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने पहले भाग में। आप कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा। हर भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर भाग ज्ञानवर्धक है और उपयोगी। तो चलिए पहले भाग में चलते। पहला भाग में आपका स्वागत है। आज दिनांक 24 अगस्त 2025, माह भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5100। आज का सूर्योदय 5:27 पर, सूर्यास्त 6:17 पर, सनराइज एट 5:27 AM, सनसेट एट 6:17 PM। आज का दिशा शूल पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो ही यह दलिया का सेवन कर यात्रा में सुख पाता है। पंचांग के पांचों अंक पर चलते हैं। वार रविवार, तिथि दिन के 11:48 तक प्रतिपदा, जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है, उसका द्वितीय जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 2:05 तक पूर्वा फाल्गुनी, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी। योग अपराह्न 12:30 तक शिव, उसके बाद सिद्ध। और खरन दिन के 11:48 तक बौ, उसके पश्चात देर रात्रि 0:07 तक बालक और फिर कौलव। तो ये रहे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास आज देखते हैं कि भोलेनाथ का वास आज कहाँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो जब तक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा है तब तक भोलेनाथ शमशान में वास कर रहे हैं। तत्पश्चात वे गौरी के सानिध्य में आते हैं जब शुक्ल पक्ष द्वितीय होता है, जो कि शुभ। तो पहला भाग रात्रि के 2:05 तक, सॉरी दिन के 11:48 तक जब तक प्रतिपदा है तब तक भोलेनाथ शमशान में है, जो कि अशुभ है। उसके बाद 11:48 तक के बाद गौरी के सानिध्य में भोलेनाथ जाते हैं, जो कि शुभ है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत दिन के 11:26 से 12:70 अपराह्न तक। अमृतकाल रात्रि 7:22 से 9:03 रात्रि तक। त्रिपुष्कर जो देर रात्रि 2:05 से 5:27 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग देर रात्रि 2:05 से 5:27, यानी त्रिपुष्कर और सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों देर रात्रि 2:05 से लेकर कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2 बजे से 2:51 तक। गोधूली बेला संध्या 6:17 से 6:39 तक। और निशितामुल देर रात्रि 11:29 से मध्य रात्रि 0:14। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए ये शुभ हुआ कर। निशितामुल श्रेष्ठ हुआ कर। अशुभ मुहूर्त में राहु काल अपराह्न 4:40 से 6:17 संध्या तक। यह बताते चले कि अशुभ मुहूर्तों में राहु काल सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, जिसका प्रभाव चौघड़िया पर भी पड़ता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे।
गुलिक काल अपराह्न 3:04 से 4:40 तक। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। पुनः बता दें, राहु काल सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त होता है, 4:40 से 6:17 संध्या में है, और यह रविवार को अक्सर यही अवधि होती है। और यही वजह है कि राहु काल पर हमने साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए रखा है, ताकि आप सप्ताह में जो भी कार्यक्रम बनाए, यह सुनिश्चित करते हुए बनाए कि राहु काल से खूब प्रभावित आपका कार्यक्रम कोई भी योजना ना हो। गुलिक काल अपराह्न 3:04 से 4:40 तक। यमगढ़ दिन के 11:52 से 1:28 तक। वर्ष मुहूर्त प्रातः 9:18 से 10:59 तक। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। सूर्यदेव अपनी राशि में है, चंद्रदेव अस्त अवस्था में है, और अंश के अनुसार सभी ग्रह अब शक्तिशाली हैं, केवल शुक्र देव को छोड़कर, क्योंकि वे कर्क राशि में आए हैं, तो वे कमजोर। राशि के अनुसार यदि देखें तो स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 5 ग्रह, सम राशि में 1 ग्रह, और अपनी ही राशि में 1 ग्रह। और वे सूर्यदेव। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 3 ग्रह, सम नक्षत्र में 1 ग्रह, और स्व नक्षत्र में 3 ग्रह। इस प्रकार स्व नक्षत्र वाले और मित्र नक्षत्र वाले ग्रह शक्तिशाली होते हैं, और किसी भी ग्रह का न तो राशि परिवर्तन है, न नक्षत्र। राशि के अनुसार सूर्य की राशि में 3 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह, चंद्रमा की राशि में 2 ग्रह, मंगल और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार देखें यदि, तो बृहस्पति, शुक्रदेव और शनिदेव के नक्षत्र में क्रमशः 2-2 ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, राहु के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है, क्योंकि इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले भाग की पुस्तक। अब आपको दूसरे भाग में हम ले चलते हैं, जो चंद्रमा किस जो नक्षत्र के अनुसार फल बताता है। तारा बलम इसे कहते हैं, जो आज की स्थिति के बारे में बताता है। तारा बलम के समक्ष जो कॉलम बने हैं, इसमें नक्षत्र लिखे हुए हैं, ये चंद्रमा के आज के गोचर की स्थिति है, किस नक्षत्र में गोचर करेगा। और तारा बलम के नीचे जो रो बने हुए हैं, उसमें जो नक्षत्र के नाम लिखे हैं, यह जन्म पत्रिका में स्थायी रूप से चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसे समझ रहे। तो मूलतः यह तारा बलम है, तारा बलम इसे कहा जाता है। मूलतः यह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, जो आज के बारे में बताता है, और यह मूल रूप से नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित। नवतारा चक्र पद्धति यह बताता है कि जातक का कौन सा ग्रह शुभ फल देने वाले हैं, कौन से ग्रह शुभ फल देने, और यह यदि जातक को पहले से पता चल जाए कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह खराब फल देने वाले हैं, तो वैसी स्थिति में कोई भी जातक दशा महादशा का फल जो अवधि होती है, वह पहले से जान सकता है कि कौन सी दशा उसके लिए शुभकारी होंगे, कौन से ये चुनौती के कारण, कौन से ग्रह चमत्कारिक होंगे, कौन से ग्रह हमारे लिए बाधक बनकर आए। इस प्रकार कुंडली में कौन से ग्रह हमारे लिए कैसा फल देंगे, यह भी हम जान सकते। साथ ही साथ हमारे साथ संबंध जुड़ने वाले विभिन्न लोग
कैसा फल देंगे, कौन व्यक्ति हमारे लिए कितना शुभकारी होगा, कितना समस्या लेकर आएगा, ये सब भी हम जान सकते हैं। नौ तारा चक्र पद्धति ऐसी पद्धति है कि जन्म कुंडली का अगर सबसे पहले नौ तारा चक्र पद्धति पर अध्ययन किया जाए तो वो बहुत ही सटीक फल होता है। ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं और नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति के आधार पर, क्योंकि नक्षत्र के अनुसार है, इसे तारा भी कहा जाता है नक्षत्र को, इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति है और इसलिए इसका तारा बलम नाम है आज के परिप्रेक्ष्य। तो जब नौ तारा चक्र पद्धति पर हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं, क्योंकि नौ तारा चक्र पद्धति पर विस्तार रूप से हम YouTube में वीडियो पोस्ट कर चुके हैं, आप उसे संदर्भित करें, बहुत ही फायदेमंद, ज्ञानवर्धक है। और उसमें हमने आपस में संबंध को जोड़ने के लिए, उसकी सटीकता प्रमाणित करने के लिए भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी रखी। तो चलिए नवतारा चक्र पद्धति पर हम संक्षिप्त चर्चा करते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, किंतु ग्रह 9 ही होते हैं और ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों में से कौन से नक्षत्र किस किस ग्रह के परिणाम देंगे, इसलिए 27 नक्षत्रों को 3 समूहों में रखा गया और इन 3 समूहों में रखकर 1 से 9 तक पहला समूह, दूसरा 10वां से 18वां दूसरा समूह और तीसरा समूह 19वां से 27। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी केतु, शुक्र, सूर्य, जो क्रमशः 1 से 9 तक बने हुए हैं, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। अब ग्रहों को नक्षत्र से जोड़ने के लिए पहला नक्षत्र जो भी हुआ हर श्रेणी में से, यानी पहली श्रेणी में से पहला, दूसरी श्रेणी में से 10वां और तीसरी श्रेणी में से 19वां, इन तीनों नक्षत्रों को पहला ग्रह केतु देव के साथ जोड़ा, यानी इसके स्वामी केतु देव बने। उसी तरह से दूसरा 11वां और 20वां का स्वामित्व शुक्र देव को गया, तीसरा 12वां और 21वां का स्वामित्व सूर्य देव को, चौथा 13वां और 22वां का स्वामित्व चंद्रदेव को गया और इसी क्रम में चलते हुए 9वां, 18वां, 27वां का स्वामित्व बुध देव को गया। और यह सूची इस तरह से बनी। यह सूची इस प्रकार बनी जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसे सहेज कर रख सकते या आगे आने वाले जो प्रस्तुति है उसको सहेज कर रखें एक जगह। अब ग्रहों को नक्षत्रों से जोड़ दिया गया, फलित कैसे करेंगे यह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नव तारा चक्र पद्धति का जो क्रक्स है, जो असली मायने है, यहीं पर। तो नौ तारा चक्र पद्धति से के अनुसार हम देखते हैं कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा हमारे नक्षत्र में कौन से नक्षत्र में है, स्थायी रूप से, और जिस नक्षत्र में है उसके इस ग्रह को पकड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप किसी जातक का जन्म यदि विशाखा नक्षत्र में हुआ है, जो 16वां नक्षत्र होता है, तो उसके स्वामी बृहस्पति देव बन, गणना यहीं से आरंभ होती है। गणना यहीं से आरंभ होती है और ये पहला ग्रह बनते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रह इसके शनिदेव बनेंगे, तीसरा बुधदेव, चौथा केतु, 5वां शुक्र, छठा सूर्य, 7वां चंद्रमा, 8वां मंगल और 9वां राहु। इस प्रकार जातक का सब जो फलित है इसी से हम निकालेंगे। और यहीं से हम इस गणना को आरंभ करते हैं पहला ग्रह से। तो बृहस्पति देव इनके मिश्रित फल देंगे, जो अच्छा नहीं होता है उतना
शुभकारी नहीं होता है, मिश्रित फल में शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं। दूसरा संपत्ति देता है। तो जातक का शनि देव जहां बैठे होंगे वहीं से इनको आमदनी का जरिया मिलेगा। बृहस्पति के नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए शनि देव को देता है। बुध तीसरा ग्रह बनेंगे जो कि विपद का कारक। चौथा फिर क्षेम कल्याण का कारक होगा केतु। पांचवा प्रत्यरी जो कि समस्या का कारक होगा शुक्र। सूर्य इनके लिए बहुत अच्छा उपलब्धि लेकर के आएंगे। चंद्रमा फिर अति पीड़ा देंगे। मंगल और राहु इनके लिए शुभता लेकर आए जो आठवां नौवां पर। तो किस पहला ग्रह जो भी होता है मिश्रित फल देता है। दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां जो ग्रह होता है वे शुभकारी होते हैं। पहला तीसरा पांचवा सातवां जो होते हैं वे अशुभकारी होते हैं। और यदि हमें पहले से पता चल गया कि हमारे कौन कौन ग्रह बृहस्पति, उदाहरण स्वरूप बृहस्पति के जन्मे जातक के लिए बुध, शुक्र और चंद्रमा ये समस्या लेकर आ सकते हैं, तो क्या यह हम मानसिक रूप से पहले तैयार नहीं हो सकते? वही जो जो ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, क्या हम उन ग्रहों की अवधि में दशा में क्या हम शुभ कार्य नहीं कर सकते ताकि शुभता ज्यादा हो? और अशुभता वाले अवधि में दशा महादशा में हम अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं कि ताकि हम उस पीड़ा को, उस बाधा को सही तरीके से झेल लें। और यह सही मायने में हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालता है जब हम मानसिक रूप से अपने आप को तैयार करें। तो इस तरह से हम अग्रिम पहले से पता हमें चलता है कि कौन सा समय हमारे लिए लाभकारी हो। कुंडली में उसी तरह से यह देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन कौन ग्रह क्या फल देने वाला। उदाहरण के लिए संपत्ति जब भी देंगे दूसरा ग्रह देंगे। ये ठीक है। तो हम यदि दूसरे ग्रह के से संबंध कार्य करें और उसके उपाय करें फिर हमारे लिए लाभकारी होगा। इसी तरह से जातक जिसके साथ हम बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं या कोई भी हम संबंध जोड़ रहे हैं, यदि वह हमारे लिए, उदाहरण के लिए कि पार्टनर के साथ संबंध बनाए, यदि वह हमारे लिए संपत्ति है तो बहुत ही अच्छा है। किंतु विपत है तो शुभकारी नहीं है। जन्म का है तो वो भी शुभकारी नहीं, क्योंकि जब जन्म का होगा तो उसकी जो साढ़े साथी लगेगी और आपकी लगेगी दोनों साथ में। और इस तरह से अशुभता की स्थिति। तो और हम पहले से जान सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए कितना शुभकारी होगा, कितना समस्या लेकर आएगा, चुनौती लेकर आएगा। यही नवतारा चक्र पद्धति की पहचान है। इसलिए नवतारा चक्र पद्धति की काफी उपयोगिता है अपने बारे में जानने के लिए, दूसरे बारे में जानने के लिए, कुंडली जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए, दूसरे के चरित्र के बारे में जानने के लिए, दूसरे से हम कितना फायदेमंद हो सकते हैं यह जानने के लिए, या हम उसे कितना फायदा दे सकते हैं, ये सारी बात। और यही वजह है भगवान राम, माँ सीता, पवन पुत्र हनुमान की कुंडली जो हमने रखी है प्रस्तुति में, अलग से जो नवतारा चक्र पद्धति का यूट्यूब पर प्रस्तुति रखा है, उसमें यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि उनके संबंध कैसे थे आपस में, भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान, और उनके संबंधों से हम उसको जोड़े और जोड़कर हम फलें। और ये उनका जो संबंध है उस इतिहास के पन्नों में नहीं हर किसी हुआ पर है, और नवतारा चक्र पद्धति से ये प्रमाणित होता है। इस प्रकार हम नवतारा चक्र पद्धति से
सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की चर्चा इतनी ही नवतारा चक्र पद्धति पर। अब हम चलते हैं आज के तारा बलन के अनुसार, जो नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, उसके अनुसार कैसे संकेत दें। तो आज 2:05 पर चंद्रमा पूर्वा फाल्गुनी में है, उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी में जाते हैं। और यदि उदाहरण स्वरूप हम देखें भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, तो पहला भाग पूर्वा फाल्गुनी ही है, क्योंकि इसमें चंद्रमा चंद्र नक्षत्र में ही बैठे हो। तो भरनी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जातक के लिए आज का दिन पीड़ादायक हो सकता है कुछ। वहीं दूसरा भाग 2:05 रात्रि के बाद शुभकारी होंगे, जो संपत्ति से संबंध है। तो इसी तरह से हम दूसरा को उदाहरण स्वरूप लें। यदि जातक का जन्म पुनर्वसु पूर्व फाल्गुन पूर्वा भाद्रपद या विशाखा नक्षत्र में हुआ है, तो पहला भाग प्रत्ययी है और दूसरा भाग साधक। इस प्रकार यदि देखें तो दूसरा भाग शुभकारी है। तो इस तरह से हम उपायों को देखते। यदि हमें अशुभ समय मिल रहे हैं और कुछ कार्य करने हैं, तो उस अवधि को हमको टालने में नहीं है, जोखिम नहीं लेने की आवश्यकता। ये नवतारा चक्र पद्धति के संकेत है। उपाय के तौर पर बहुत लोग पूछते हैं, उपाय के तौर पर उपाय तो जरूर है, किंतु इसका जो प्रमाणिकता है वह अभी तक हमें नहीं है मिली है। इसलिए कहीं हम ग्रंथों में भी इसकी प्रमाणिकता पर नहीं देखा है, इसलिए हम जोखिम लेने के लिए नहीं कहते। हम सलाह ही देते हैं कि आप अच्छी अवधि का इंतजार करें, बुरे अवधि को थोड़ा प्रयास कर झेलें, चुनौती स्वीकार करें। और लेकिन बुरे अवधि में, अशुभ अवधि में कोई भी नया काम, शुभ काम आरंभ नहीं करें। इन्हीं शब्दों के साथ हल्की सी चर्चा उपाय के तौर पर पुनः बता दें। उपाय आपके लिए किसी के लिए भी यह प्रमाणित नहीं है, अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, इसलिए जोखिम न लें। ज्ञान के लिए तारा चक्र में यदि आज का जन्म पड़ता है, तारा आपका जन्म नक्षत्र में है, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, और यदि तारा आज का आपका विपत्त में है तो गुड़ का दान करें। यदि तारा प्रत्यय में है तो नमक का दान करें। और यदि नैधन्य में तारा आज का गया तो उस मुहूर्त को त्यागे। फिर भी मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें, सोने का दान। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के लिए। सॉरी, विदा नहीं है, तीसरे भाग में चलते हैं, जो राशि के से संबंधित। राशि के अनुसार चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, अस्त अवस्था में है। और ये इस पद्धति को चंद्र बल है, यानी चंद्रमा जन्म कुंडली में स्थायी रूप से जहां बैठे हैं और आज जहां गोचर कर रहे हैं, उसके अनुसार याद रहे यह सूची राशि के अनुसार ही दी गई है, जन्म राशि के अनुसार, लगन के अनुसार नहीं दी। तो आज का क्योंकि गोचर नहीं है, इसलिए मिथुन राशि के जातक, तुला और वृश्चिक राशि के जातक, कुंभ और मीन राशि के जातक के लिए आज का दिन शुभ है। शेष राशि के जातक सावधान रहें, क्योंकि उनके से संबंध कुछ अशुभता हो सकती है, इस देव का ध्यान करें और जोखिम नहीं। कार्य पर कोई कार्य कर रहे हो या वाहन चला रहे हो, सावधान रहें, वाद विवाद से दूर। इन्हीं शब्दों के साथ हम चौथे भाग में आए हैं। चौथा भाग आपका अंक चौखड़िया मुहूर्त से संबंध रखता है, जो काफी उपयोगी है। यह दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्यों के लिए उपयोगी माना जाता है। चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंध हो, रूटीन का कार्य हो, या पहली बार कोई कार्य आरंभ कर, उसके लिए एक काफी उपयोगी होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देख पाया,
तो कम से कम शुभ कार्य में उसके शुभता लाने हैं, चौघड़िया के जुग में। तो संक्षेप में चौघड़िया की चर्चा करते हैं। इसे चौघड़िया के उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग वीडियो यूट्यूब पर रखा है। चौघड़िया जो पहला जो चौघड़िया हुआ करता है, चौघड़िया कुल 8 होते हैं दिन के और 8 रात्रि के, 16 चौघड़िया करते हैं, परंतु इनको साप्ताहिक दिनों से जोड़ने के लिए साथ ही चौघड़िया का नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया हुआ करता है वही अंत का चौघड़िया होता है। इस प्रकार सभी चौघड़िया साप्ताहिक दिनों से संबंध हुए, और सभी साप्ताहिक दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से हुआ और साप्ताहिक और ग्रहों से हुआ, उनके स्वामी से। और सभी सातों ग्रह कोई न कोई विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से है, साप्ताहिक दिनों से है, सब उसके उनके स्वामी ग्रहों से है, और विशेष उनके जो कार्य है, क्षेत्र है, जिसके लिए वो जो प्रयोजन है, विशेष प्रयोजन के ग्रह हैं, उनसे संबंध रहता है। चौघड़िया को देखते समय यह देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया जो हुआ करता है वो अक्सर राहु काल, सबसे प्रभावी ग्रह, कुप्रभावी ग्रह जिसको बोलते हैं राहु काल, उसके बाद काल वेला और वार वेला से ग्रसित होता है। रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित होता है। तो जो भी चौघड़िया इन अशुभताओं से अधिव्याप्त हो, उस चौघड़िया को त्याग करना चाहिए, जो कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुभता की तो का नाम निशान नहीं, वैसे में उम्मीद भी करना बेकार है, और अशुभता की गारंटी ज्यादा। इसलिए उसको जो भी अधिव्याप्त हो शुभता से, उसका परित्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना। तो आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। तो आज का चौघड़िया जो है, दिन रविवार है, इसलिए उद्वेग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहे हैं, उद्वेग चौघड़िया समाप्त हो रहे हैं। और संध्या का जो उद्वेग चौघड़िया वो राहु काल से ग्रसित है, और दिन का अमृत चौघड़िया जो सर्वोत्तम चौघड़िया हुआ करता है वह बाल ग्रह से ग्रसित है, और काल चौघड़िया काल ग्रह, रात्रि का लाभ चौघड़िया काल रात्रि। तो इन चौघड़िया का परित्याग करना चाहिए, और उसके बाकी शेष सभी चौघड़िया का उपयोग करना। अमृत काल सबसे ज्यादा प्रभाव। तो ये रहे हमारे आज के चौथे भाग के प्रश्न। 5वें भाग में अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो संक्षिप्त चर्चा अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष हमारे आजकल बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि अंकों के जीवन में हमारी अहम भूमिका होती है, और इस पर कई ज्योतिषियों आदि का ध्यान आकर्षित हुआ, और इस पर परिचर्चा काफी चल। तो अंक ज्योतिष के अनुसार अंक जो सिंह एकल अंक होते हैं 1 से 9 तक, वे ही उपयोग में लाते हैं। शून्य की गणना को गणना में नहीं ली जाती है, और ये 1 से 9 अंक तक जो है 5 अंक इनके मध्यम का आता है, जिसे बैलेंसिंग होता है। और ये जो जब भी एकल अंक से ज्यादा अंक वाले अंक मिले, यानी कोई कंपाउंड नंबर मिला जो कि 1 से ज्यादा अंक इसमें प्रयुक्त हुआ हो, तो उनमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित हो, यह मूल सूत्र। तिथि के रूप में ये सभी 1 से 9 अंक के अलग अलग स्वामी हैं, शासक, जो कि 1 से 9 तक आपके समक्ष उपस्थित है। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां के बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल। और इन अंकों को विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, जैसे एक को राजा या सरकार से, दूसरा को रानी या पार्टनर या डिप्लोमेट से, तीसरा को गुरु से, चौथा को शरारती तत्वों से, 5वां को राजकुमार से या कुमार से, 6ठा को मंत्री या सुखदायक व्यक्ति से, 7वां को धर्म गुरु से, 8वां को अधीनस्थ जो भी हमसे नीचे तबके के लोग हैं, और न्यायाधीश, 9वां को सेनापति, डॉक्टर और पुलिस, इन नामों से जाना जाता है।
जन्म तिथि ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं। इसमें तिथि, माह और वर्ष होते हैं। इनसे हम मूलांक और भाग्यांक निकालते हैं तथा एंजल नंबर भी निकालते हैं। वो जन्म तिथि का योग मूलांक होता है, जिसे ड्राइवर भी करते हैं। और तिथि, वर्ष, माह और वर्ष का योग भाग्यांक कहलाता है। मूलांक और भाग्यांक, जिसे मूलांक को ड्राइवर भी कहते हैं और भाग्यांक को कंडक्टर भी कहते हैं, बोलचाल की भाषा। तो ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में ताल में जरूरी है, ताकि जीवन की गाड़ी सही हो सके। यह यदि हमारे आपस में दुश्मन होते हैं तो फिर बैलेंसिंग अंक को खो जाएगा। और यही अंक जो हमारे असंतुलित होते हैं, इसी को संतुलित करने की प्रक्रिया को ही अंक ज्योतिष कहते हैं। तो अंक ज्योतिष में जो अंक हमारे जन्म तिथि है, उससे जो अंक निकले, वे अंक स्थायी होते हैं। और कुछ अंकों को हम बनाते हैं, जैसे नाम। अब आप आश्चर्यचकित होंगे, नाम में तो शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं, अंक कहाँ से आ गए? तो बंधु, अंकों में जो अक्षर हैं, उनके अंकीय मूल्य होते हैं। और अंकीय मूल्य, उन नाम में प्रयुक्त हुए अंक, जो अक्षर, उनके अंकीय मूल्य से उसको परिवर्तित किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है और जोड़कर उसे एक अलग में उदाहरण स्वरूप आदिति नाम का हमने नाम रखा, 11 अंक का है। 11, 22, 33 मास्टर नंबर बोला जाता है। इसके भी योग कर एक अंक में परिवर्तित किए जाते हैं, लेकिन इसे 11 अंक को भी जोड़कर रखते हैं, उसे गणना में ली जाती है मास्टर अंक। उसी तरह किसी व्यक्ति कभी जब भी 13, 14, 16, 18, 19 आए, तो वह भी मास्टर नंबर, वह पिछले जन्म का कर्ज का नंबर। इस प्रकार हम जन्मांक निकालते हैं। और जन्मांक बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह हमारा प्रीति होते हुए भी जीवन पर्यंत कार्य करता है, इसे बार बार बदला नहीं करता। और कुछ और डायनेमिक नंबर होते हैं, जैसे गाड़ी संख्या हुआ, शहर संख्या हुआ, मकान संख्या हुआ, ये सभी डायनेमिक है, ये सब बदलते हुए, मोबाइल अंक हुआ, आदि अंक। तो ये अंक, सभी अंकों की भूमिका होती है। और सभी अंक हमारे जिस तरह से अंकों के अलग अलग शासक ग्रह होते हैं, उनकी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। जो अंक हमारे पास ज्यादा मिसिंग नंबर हैं, जो नहीं उपलब्ध हैं, उस वह नंबर 1 से 9 के बीच में, उस अंक के ग्रह की ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती। उसी तरह से जो अंक हमारे जीवन में ज्यादा बार आए हैं, 2 वर्ष से ज्यादा आए हैं, तो वे हमारे लिए असंतुलित करते हैं हमारे परिणाम को, जिससे हमें बाधा होती है, परेशानी होती है। यही पहचानना हमारे अंक ज्योतिष के साथ काम है, और उसका उपाय करना। अंक ज्योतिष सीखना बहुत आसान है, उपयोग करना बहुत आसान है, इसे लागू करना भी आसान है। और यही वजह है कि हम प्रयास में हैं कि अंक ज्योतिष हर परिवार में एक अंक ज्योतिषी हो, ताकि जन्म जिस समय बालक ले, उस समय ही उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो उसके जन्म तिथि के अनुरूप को उसको संतुलित करे, बाधा नहीं जाए। नहीं तो लाख प्यार करने के बावजूद, लाख प्रयास करने के बावजूद, यदि अंक ज्योतिष का नामांक यदि गलत हो गया और मूलांक भाग्यांक यदि सही नहीं है, और नामांक भी गलत हो गया, या मूलांक भाग्यांक सही है लेकिन उन मूलांक और भाग्यांक का जो नामांक बना, वह उसका दुश्मन बन गया, फिर जातक के जीवन में परेशानी हो। इसलिए आप पहचाने हर मूलांक भाग्यांक वाले के लिए दुश्मन अंक कौन, और उनके नाम का पहला अक्षर कौन। तो एक नंबर जिसका होता है, यानी मूलांक या भाग्यांक 1 पर जाता है, उसके लिए दुश्मन अंक 8 हो। उसी तरह 2 के लिए 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 4, 9, 4, 2, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8। इस प्रकार सभी अंकों के आपके समक्ष दुश्मन अंक आपके समक्ष प्रस्तुत, और उनसे संबंधित जो अल्फाबेट्स हैं, इनका पहला अक्षर नाम का नहीं, यह सुनिश्चित करें ताकि उसके जीवन में
बाधा कम, शुभता ज्यादा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के अंक क्या कहते हैं, आज की शुभता के बारे में। तो आज का मूलांक, आज का तिथि 24/8/2025 है। मूलांक आज का 6 बनता है, भाग्यांक 5 बनता है। 5 आज का जो भाग्यांक बनता है, विभिन्न मूलांक वाले व्यक्तियों के साथ संबंध कैसे हो। तो 5 अंक अब सभी के किसी से बैर नहीं होते, सभी को बैलेंस करते हैं। इसलिए 5 अंक खुद ही बैलेंसिंग अंक है। और इसलिए सभी जातक जो आज की तिथि में जन्म लिए हैं, 1/10/1928, 2/11/2023, 3/12/2123, 5/14/23, 6/15/24, 7/16/25 और 8, ये सभी जातक जो इस तिथि को जन्मे हैं उनके तिथि के लिए दिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हैं। उससे अति उत्तम है जिनका जन्म ऐसे अंक से हुआ जिसको लोग अशुभ अंक मानते हैं। 4/13/22/31 को जिनका जन्म हुआ है, मूलांक 4 है। और 8/17/26 को जिनका जन्म हुआ है, जिनका मूलांक 8 बनता है। तो ऐसे जातक के लिए यह अंक बहुत शुभकारी। 9/18/27 को जिनका जन्म हुआ है, यानी जिनके 9 मूलांक बनते हैं, उनके साथ 5 अंक का तटस्थता का संबंध है। उनके साथ दुश्मनी नहीं है, उनके लिए शुभकारी। तो आज का दिन सबके लिए बल्ले बल्ले। रविवार का दिन सभी लोग आज इंजॉय करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का दिन सबके लिए शुभ है। आपका दिन शुभ है ही, अंक भी बोल रहे हैं। इसलिए चलिए आज सभी घर की शुभता बरकरार रहे और हमारे साथ आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके लिए यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और उपयोगी रहा होगा। यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाना न भूलें और सभी से अनुरोध है, पुराने और नए सब्सक्राइबर से इसे साझा करें अपने मित्रों परिजनों का शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे सभी इस प्रस्तुति से ज्ञान प्राप्त कर सकें। सूर्य देव का दिन है, रविवार का दिन है। सूर्य ज्ञान प्रकाश फैलाते हैं। आइए साझा करें अपने मित्रों परिजनों शुभेच्छुओं तक, ज्ञान को बांटें, प्रकाश को फैलाएं, ताकि हर के जीवन में सूरता है। हर व्यक्ति हर प्रस्तुति के हर भाग से लाभान्वित हो सके और शुभ कार्य अच्छे समय पर करें, शुभता प्राप्त। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आपसे अंत में आग्रह है कि फीडबैक के तौर पर YouTube के कमेंट बॉक्स में जाकर सुझाव दें, ताकि हम प्रस्तुति को और आपके लिए बेहतर और उपयोगी बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय सूर्यदेव।